हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसीलिए इसी के आधार पर कि नए पदार्थ बनते हैं या नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। देखिए, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। वे कुछ भौतिक प्रक्रमों के द्वारा अपने मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थिति में लौट सकता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तनों को आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य से उदाहरण हैं, जैसे बर्फ का गलना यानी जल बनना, बर्फ गलकर जल बन जाता है। जल का हिमीकरण यानी बर्फ बनना। जल का क्वथन, भाप बनना। भाप का संघनन या द्रवण यानी जल बनना। विलयन बनाना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के गिलास का टूटना। देखिए, अगर बात करें तो जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह गलकर जल बनता है। और बर्फ और जल ये दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं। वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बर्फ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते हैं, इसीलिए बर्फ के गलन से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, जब जल को गर्म किया जाता है वह क्वथन पर उबलकर भाप बनता है। और भाप और जल भी ये दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वे दोनों जल के अणुओं के बने होते हैं, अतः जल के क्वथन के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। इसीलिए जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब भाप को ठंडा किया जाता है तब वह संघनित होकर क्या बन जाता है? जल बनता है। और भाप के संघनन या द्रवण से जल का बनना ही एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है जिन्हें मूल पदार्थों में उत्क्रमित किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है। जैसे कि बर्फ के गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। जल के शीतलन के द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल चेंजेज यानी रासायनिक परिवर्तन। देखिए, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनका आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाता है, पहचान चेंज हो जाता है। वे पूर्णतः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता, यानी इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य से उदाहरण हैं मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही का बनना और भोजन का पकना। यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़ों को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरणार्थ, कागज का जलना एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कागज के जल जाने के बाद पुनः उस राख से कागज को उत्पादित नहीं किया जा सकता। कागज को राख जो जल जाते हैं, जो राख बन जाता है, उस राख से कागज को नहीं बनाया जा सकता। कारण यह है कि कागज के दहन उत्पादों को संयोग करके हम एक बार फिर मूल कागज नहीं बना सकते। देखिए, एक तरफ भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन दिया गया है, तो देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है।
भौतिक परिवर्तन एक मतलब कि भौतिक परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, वहीं रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। पांचवा जो अंतर है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, वहीं रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन के बारे में अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है यानी घुल जाती है, यानी विलयन ये जो जल और जो चीनी का विलयन है, यानी जल में जो चीनी हो जाता है घुलकर विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चीनी और जल एक जो है पारदर्शक समांगी मिश्रण यानी विलयन बन जाता है। इसी प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल या अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। विलायक और विलेय में जो अंतर है या इनके बारे में अगर बात करें तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे घटक को यानी विलीन हुए पदार्थों को विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी विलेय है। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। जैसे जल में नमक, एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन है। वायु एक गैसीय विलयन है। कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन है, जैसे पीतल, कॉपर और जिंक धातुओं का ठोस विलयन। ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख है। साधारण विलयन द्रव विलयन होते हैं। तनु विलयन के बारे में अगर बात करें तो जिन विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है, जिन विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। देखिए, विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन के बारे में अगर बात करें तो किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है जब चीनी का घुलना रुक जाता है, यानी चीनी घुलकर समाप्त हो जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता क्या है? तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलयता निश्चित और स्थिर होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अल्प विलय लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। इसके बाद है परासरण। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो है, याद रखिएगा, स्वतः प्रवाह मतलब कि परासरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं, परंतु विलय को अणुओं को नहीं, अणुओं को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताना है, एक एग्जाम्पल बताना है। इनमें से कौन सा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? तो सही जवाब है पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी जो है पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। याद रखिएगा, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन के द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
सेकंड प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यानी बी ऑप्शन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकते, अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकते। यानी रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन और दुग्ध आस्कंदन। तो बताइए कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो सही जवाब है केवल तीसरा, यानी दूध आस्कंदन। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उद्गरपातन भी भौतिक परिवर्तन का जो है एग्जाम्पल है। वाष्पन ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, लेकिन दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 5, कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण आर, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें से दोनों कथन जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। कैसे? उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। 6 नंबर है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो सही जवाब है उष्मा के रूप में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर बात करें तो जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। इसके बाद है 7 नंबर, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यही है पास्चुराइजेशन, सी ऑप्शन। ठीक है, पास्चुरीकरण द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण पास्चुरीकरण जो है कर दिया गया है। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है ठंडा कर लिया जाता है। इस पास्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पास्चुरीकरण किससे संबंधित है? पास्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दूध के निर्जमीकरण से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पास्चुरीकरण या पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का मतलब कि निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर रखा जाता है। उसके बाद उसे शीघ्रता या जल्दी से जल्दी जो है ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस मेथड को पास्चुरीकरण कहते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है? तो पास्चुरीकरण का संबंध जो है चाय से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है।
पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जमीकरण यानी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना या करके उसकी भंडारण क्षमता में जो है सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। चाय की क्यूरिंग होती है, न कि पाश्चुरीकरण। प्रश्न संख्या 10, फॉस्फेटेज फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध, चाय, पानी, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग दूध के उचित पाश्चुरीकरण के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। देखिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज परीक्षण का उपयोग ALP का उपयोग यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि दूध पर्याप्त रूप से पाश्चुरीकृत हुआ है या नहीं, क्या वह पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के पश्चात कच्चे दूध से दूषित हुआ है। ठीक है, फॉस्फेटेज परीक्षण का जो उपयोग है जल के प्रदूषण के जांच के लिए भी किया जाता है और ALP परीक्षण दूध की चाय की गुणवत्ता के जांच के लिए भी किया जा सकता है। 11 नंबर है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? द्रव में अगर अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उनके क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इसे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब के तुलना में निम्न होता है। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका सही जवाब है, यानी अगर बात करें तो ए सही है परंतु आर गलत है। अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस प्रकार जो कथन ए है वो सही है जबकि कारण आर गलत है। इसके बाद अगर बात करें तो 13 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर बात करें तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन मतलब की बॉन्डिंग के कारण होता है। दूध उदाहरण है एक, किसका दूध उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है, याद रखिएगा, इमल्सन। किसका? इमल्सन यानी पायस का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूध एक जो है पायस या इमल्सन का उदाहरण है। इसे विटामिन सी के अलावा सभी जो दूध होता है इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मौजूद होते हैं। 15 नंबर है, इसमें कौन कोलाइड नहीं है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, बताइए कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो शहद जो है कोलाइड नहीं है, याद रखिएगा डी ऑप्शन। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव यानी कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ब्राउनियन गति को दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, अतः ये कोलाइड नहीं है। 16 नंबर है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र मतलब कि अभिव्यक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो सही जवाब है गैस में द्रव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो कुहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है।
जब धरातल के नजदीक स्थित वायु का तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल के बूंदे हल्की होने के कारण हवा में ही लटकती रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। 17 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए। कथन ए कह रहा है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल जो है मतलब कि समरस जो है होता है, क्या होता है? अगर बात करें तो इसमें जो पहला कथन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, कारणार्थ पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इनमें से ए सही है लेकिन आर गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः जो है मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। नमक और पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, अतः दिया गया अभिकथन सही है, जबकि कारण गलत है। उल्लेखनीय है कि विसमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता। प्रश्न संख्या 18, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? यह इसका सही जवाब है आयतन, डी ऑप्शन। यदि 100 किलोग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें और चीनी घुलने की जो है संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। 19 नंबर है, पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑस्मोसिस यानी परासरण पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका को जो है अदा करता है। यह पोषक तत्वों के वितरण और अपशिष्ट उत्पादों की निकासी में मदद करता है। पौधों एवं जंतुओं दोनों की जीवित कोशिकाएं एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह झिल्ली कोशिका एवं उसके वातावरण के बीच एक चयनात्मक अवरोध का निर्माण करती है और वातावरण से विषाक्त पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने देती। पौधों में परासरण प्रक्रिया के द्वारा जड़ों की अर्ध पारगम्य झिल्ली के उपयोग के माध्यम से मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है। प्रश्न संख्या 20 है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? खीरे को अगर आप काट के उस पर नमक डालिएगा तो पानी निकलता है। पानी निकलने का जो कारण है क्या है? तो परासरण, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्मोसिस के क्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरती है। परासरण में विलायक के अणु जो होता है कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करती है। खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण खीरे के अंदर पानी जो है बाहर निकलने लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, क्या यह कथन सत्य है? दूसरा, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब जो है लगाया जाता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आप बताइए। इनमें से न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पे लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों को विलयन से जो है पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो है आसवन, ऑप्शन ए। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि उदरपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। 25 नंबर है, क्रोमेटोग्राफी का
या जो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक है इसका प्रयोग होता है किसमें? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग होता है किसमें होता है? सही जवाब है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी डी ऑप्शन। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक मेथड है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। 24 नंबर है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं, याद रखिएगा, इसको उदरपातन कहते हैं, डी ऑप्शन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को उदरपातन या इस क्रिया को उदरपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नैफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। 25 नंबर है निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नैफ्थलीन या शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन या शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को उदरपातन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, उदरपातन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को उदरपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन इत्यादि। 26 नंबर है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदरपातन। इसके बाद 27 है रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उदरपातन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नैफ्थलीन उदरपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को उदरपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था में ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। यानी जो पदार्थ है ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, न कि द्रव अवस्था में हुए। तो द्रव अवस्था में यह परिवर्तित नहीं होता है, ठोस से सीधे गैस में। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। जैसे MnO2 में Mn का उपचयनांक जो है, उपचयनांक क्या है? सूची 1 से मिलान कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब कि 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? मतलब जो MnO, माफ करिएगा, इस तरह से मिलान करते हैं। जैसे आपका 2 है, ये जो 2 है इसका जो संबंध किससे है? यह CaO में Ca का जो है उपचयनांक है। और जो 3 है इसका जो संबंध है बताइए, यानी ये जो इसका जो संबंध है इसका NaAIH4 में AI का जो उपचयनांक है इससे है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है जैसे आपका C है, C का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा MnO2 में Mn का उपचयनांक और जो 6 है H2SO4 में S का उपचयनांक। ये कैसे निकाला? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कैसे निकाला जाता है इसको आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है या उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का घटक के अनुसार योग होता है। MnO2 में Mn का जो उपचयनांक है आप देख सकते हैं किस तरह से निकालते हैं। और Mn का उपचयनांक 4 हो जाएगा। H2SO4 में इसका उपचयनांक आप देख सकते हैं किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, और 29 है संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के इनमें से जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो पहला है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, यानी उपयुक्त तीनों, डी ऑप्शन।
इसके बारे में अगर बात करें तो 2-3 लाइन है, याद रखिएगा। वायु या रासायनिक पदार्थों के द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना जो है संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना या लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना या सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और कार्बनिक रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।